स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बाधित। स्पीकर ने कहा, सदन की कार्यवाही चलाना सबकी जिम्मेदारी। राज्यसभा में पहलगाम और अहमदाबाद हवाई हमले में मारे गए लोगों को दी गई श्रद्धांजलि। संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, यह सत्र सैन्य शक्ति की विजय उत्सव को समर्पित। विपक्ष से की एक साथ आने की अपील। कहा, देश हित में मन जरूर मिले। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इंकार। वकील मैथ्यू नेदुम्परा ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा था मामला। मृत्युदंड और उम्र कैद की सजा काट रहे 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट के सभी 12 आरोपी बरी। मुंबई हाईकोर्ट ने रद्द किया विशेष अदालत का आदेश। और हिमाचल प्रदेश में नदी नाले उफान पर। कुल्लू, मंडी, सिरमौर में भूस्खलन से कई जगह यातायात अवरुद्ध। उत्तराखंड में भी बारिश का दौर जारी। देहरादून, बागेश्वर, चंपावत और नैनीताल में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद। और संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने पर मीडिया से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर और उसकी सफलता को सेनाओं के साहस, कुशलता और मेक इन इंडिया हथियारों की उपलब्धि करार दिया। प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि जैसे देश ने एकता का परिचय पहलगाम में आतंकी घटना और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया था, वैसे ही सत्र के दौरान भी राष्ट्र को सर्वोपरि रखकर चर्चा करें और विधेयकों को पारित करें। मैं आज देशवासियों के सामने जरूर कहूंगा और देश के राजनीतिक दलों से भी कहूंगा कि देश ने एकता की ताकत देखी है, एक स्वर का सामर्थ्य क्या होता है देखा है। तो सदन में से भी सभी माननीय सांसद उसको बल दें, उसको आगे बढ़ाएं। और मैं जरूर कहूंगा, राजनीतिक दल अलग अलग हैं, हर एक का अपना एक एजेंडा है, अपनी एक भूमिका है, लेकिन मैं इस वास्तविकता को स्वीकार करता हूं कि दल हित में मत भले न मिले, लेकिन देश हित में मन जरूर मिले। इसी एक भावना के साथ इस मॉनसून सत्र से देश के विकास यात्रा को बल देने वाले, देश की प्रगति को बल देने वाले, देश के नागरिकों को सामर्थ्य देने वाले अनेक विधेयक प्रस्तावित हैं। सदन विस्तृत चर्चा करके उसको भी पारित करेगा। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुई आतंकी घटना, नागरिकों की हत्या को प्रधानमंत्री ने क्रूर करार दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद देश के सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों ने जिस तरह से पूरी दुनिया में गए और एकजुटता के साथ भारत का पक्ष वैश्विक पटल पर रखा, वो सराहनीय रहा। पहलगाम की क्रूर हत्या, अत्याचार, नरसंहार, पूरी दुनिया चौंक उठी थी। आतंकवादी और आतंकवादी के आके दुनिया का ध्यान उनकी तरफ केंद्रित हुआ था। और उस समय दल हित छोड़ करके देश हित में हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि
ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। मैं आज राष्ट्र हित में किए गए इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन सभी सांसदों की सराहना करना चाहता हूं, सभी दलों की सराहना करना चाहता हूं और उसने देश में एक सकारात्मक वातावरण पैदा किया। विश्व ने भारत की बात को स्वीकार करने की दिशा में अपने मन के द्वार खोले। देश में नक्सलवाद की हिंसक घटनाओं में कमी आने और हिंसाग्रस्त जिलों का विकास की दौड़ में शामिल होने पर प्रधानमंत्री ने संतोष जताया। उन्होंने कहा कि बम बंदूक की जगह अब संविधान की जीत हो रही है। रेड कॉरिडोर अब ग्रीन ग्रोथ जोन में बदल चुका है। माओवाद को, नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ने के संकल्प के साथ देश के सुरक्षा बल एक नए आत्मविश्वास से, तेज गति से सफलता की ओर कदम रख रहे हैं और मैं गर्व से कह सकता हूं, देश में सैकड़ों जिले नक्सल की चपेट में से निकल करके आज मुक्ति का सांस ले रहे हैं। हमें गर्व है कि बम बंदूक और पिस्तौल के सामने हमारा देश का संविधान जीत रहा है, हमारे देश का संविधान विजयी हो रहा है। देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ दिख रहा है कि कल तक जो रेड कॉरिडोर थे वो आज ग्रीन ग्रोथ जोन में परिवर्तित होते नजर आ रहे हैं। मॉनसून सत्र को प्रधानमंत्री ने देश के लिए विजयोत्सव और राष्ट्र गौरव सत्र बताया। सुभांशु शुक्ला की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र की यात्रा को विज्ञान, तकनीक और नवोन्मेष के प्रति उमंग और उत्साह भरने वाला बताया। सत्र राष्ट्र गौरव और विजयोत्सव का सत्र है, तो सबसे पहले तो मैं पहली बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का तिरंगा झंडा वहां लहराना, ये हर देशवासी के लिए गौरव की पल है। देश में साइंस टेक्नोलॉजी के प्रति, इनोवेशन के प्रति नया उमंग और उत्साह भरने वाली ये सफल यात्रा रही है और पूरे सांसद, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदन देशवासी जिस गौरव का अनुभव कर रहे हैं उसमें एक स्वर से जुड़ेंगे, एक स्वर से इसका यशगान होगा। देश में चल रहे बेहतर मॉनसून को प्रधानमंत्री ने किसानों और उनकी फसलों के लिए अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि अभी तक जितने आंकड़े सामने आए हैं उसमें बीते 10 सालों में इस बार अच्छी बारिश की वजह से देश में जल संग्रह और भंडारण क्षेत्र में 3 गुना तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बारिश किसानों की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इतना ही नहीं, हर परिवार की अर्थव्यवस्था में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब तक जो मुझे जानकारी दी गई है उस हिसाब से पिछले 10 वर्ष में जो पानी का भंडार हुआ है इस बार वो करीब करीब 3 गुना हुआ है, जिसका आने वाले दिनों में भी
देश के अर्थतंत्र को बहुत लाभ होगा। और आज मानसून सत्र के पहले दिन पर और बात करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ लोग जुड़ रहे हैं। रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रामकृपाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ राजेश राज भी जुड़ रहे हैं संसद से। राजेश राज, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, अपडेट लेना चाहेंगे। बातचीत हो चुकी थी पक्ष विपक्ष दोनों में कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा होगी सत्र के दौरान और सरकार हर सवाल का जवाब देगी। फिर आज सुबह से ही ये गतिरोध का कारण क्या हुआ कि 2 बजे तक लोकसभा को स्थगित करना पड़ा? देखिए, विपक्ष जो है वो लोकसभा के भीतर कहीं ना कहीं हंगामा बरपाने की कोशिश कर रहा है। राज्यसभा में भी हालांकि उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की, हालांकि सदन की कार्रवाई राज्यसभा जो है वो स्थगित नहीं हुई हंगामे की वजह से, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित करने की कोशिश की गई और मुद्दों को डाइल्यूट करने की भी कोशिश की गई। ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर और पहलगाम के मसले पर सरकार पूरी तौर पर चर्चा कराने को तैयार है। सरकार हर हाल में चाहती है कि विपक्ष उनके साथ जो है पूरी तैयारी के साथ आए, चर्चा में शामिल हो। और आपने देखा कि राज्यसभा के भीतर भी ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के मसले को मल्लिकार्जुन खड़गे ने उठाने की कोशिश की। नियम 267 के तहत जो है वो चर्चा कराने के लिए 17-18 लोगों ने जो राज्यसभा के सभापति हैं उनको नोटिस दिया था, हालांकि उसको खारिज कर दिया गया। और राज्यसभा में जो नेता सदन है जेपी नड्डा, उन्होंने इसी बात का हवाला देकर मल्लिकार्जुन खड़गे को चुप कराने की कोशिश की कि जब सदन में बाकायदा इस पर चर्चा कराने के लिए सरकार तैयार है तो फिर इस मुद्दे को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। सरकार हर हाल में इस पर चर्चा कराने को तैयार है, विपक्ष को पूरी तैयारी के साथ इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अब बहरहाल अब देखना होगा कि 2 बजे जब संसद की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई शुरू होगी तो वहाँ पर क्या कुछ रवैया देखने को मिलता है विपक्ष का। लेकिन विपक्ष जो है वो कई मुद्दों पर, जो बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का मसला है उसको भी उठाने की कोशिश की जा रही है। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर जैसे मुद्दे जो हैं वो भी सुर्खियां बटोर रहे हैं। ठीक राजेश, पहला ही दिन था, अभी तो 32 दिन का ये पूरा सत्र है। रामकृपाल जी, 32 दिन का ये पूरा सत्र है। सरकार सत्र शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में भी ये कह चुकी है कि वो ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले से जुड़े तमाम जो विपक्ष के सवाल हैं उनका जवाब देगी। एक बड़ी चर्चा होगी इस पे। विपक्ष की बड़ी मांग ये थी। फिर क्या पहले ही दिन, क्या आपको लगता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के शुरू होने से पहले कहा कि यह सत्र विजय उत्सव का सत्र है, उसके बाद भी विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा हुआ आज इस मसले पर, ये कितना सही लगता है? और अगर हम इतिहास में पीछे जाएं तो एक इतनी बड़ी उपलब्धि जिसमें आतंकवाद को लेकर भारत ने अपना पूरा रुख बदला ऑपरेशन सिंदूर के साथ, क्या इस सत्र का, उसके बाद का ये पहला सत्र है, क्या ये आवाज दुनिया में जानी चाहिए थी पहले ही दिन? निश्चित तौर पर ऋतु जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने आज सदन की कार्रवाई से पहले विपक्ष की जितनी तारीफ की और उन्होंने एक जो शब्द कहा कि हर पार्टियों के उनके अपने नीति होती है, एजेंडा होता है, तो पार्टी यानी दलीय मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात आती है तो एक मन एक होता है। इसका उन्होंने उदाहरण भी दिया और तारीफ भी की। उन तमाम पार्टियों की तारीफ की जिन लोगों ने बाहर जाकर के देश की इज्जत का जो मामला था उसको बढ़ाया और जिस तरह से पाकिस्तान की निंदा की गई और बाकी दुनिया ने माना भारत की, वो डेलीगेशन की, इतनी तारीफ की। और सरकार ये कह रही है, पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि विपक्ष की मांगें सदन शुरू होने से पहले ही सरकार ने कह दिया कि बिल्कुल ठीक है, हम इस पर ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात कराएंगे, जो जो विपक्ष की मांग है उस पर चर्चा होगी। उसके बाद भी ये जो आज एक बहुत अच्छे ढंग से शुरुआत होनी चाहिए थी, जिस तरह से अंतरिक्ष में हमने एक सफलता पाई है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, तो एक दुखद है ये कि मतलब इस तरह की हेडलाइन जाएगी कि इतनी तारीफ के बाद, इतनी पॉजिटिव उनका जो स्टेटमेंट रहा है मोदी जी का, कहीं से भी उसमें किसी तरह के विपक्ष की न आलोचना न कुछ, एक उन्होंने एक अपील की थी। लेकिन अब जो कुछ भी हो रहा है 2 बजे तक स्थगित है, उसके बाद क्या होता है। लेकिन ये जो खबर बनेगी कि 2 बार कोशिश की गई सदन चलने की लेकिन विपक्ष ने नहीं चलने दिया, तो
तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि देर से ही सही दुरुस्त आए शायद, और मुझे विश्वास है सदन की कार्रवाई चलेगी और सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देगी। और कम से कम संसद में ये तो लोगों को समझना चाहिए कि जनता ने उन्हें चुन करके भेजा है अपनी बात रखने के लिए, उससे भागने के लिए नहीं भेजा है। और ये जो अतीत की परंपरा रही है कि विपक्ष का मतलब होता है हर चीज का विरोध, मैं समझता हूं उसे अब छोड़ने का वक्त आ गया है। जिस तरह से हम आगे जा रहे हैं, और सभी लोगों ने, रामकृपाल जी, अपने शुरुआती संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के शुरू होने से पहले जिस तरह से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सर्वदलीय एक तरह से संसदीय दल जो तमाम देशों में गया उसकी भी सराहना की, सभी राजनीतिक पार्टियों की सराहना की। ऐसे में क्या लगता है कि पहला दिन तमाम अगर राजनीतिक पार्टियों की भी उन्होंने एक तरह से सराहना की इस पूरे मसले पर, एक मजबूत लोकतंत्र का एक बड़ा फैसला था, वो परिदृश्य होना चाहिए था क्या पहले दिन? क्या आपने अतीत में इस तरह से देखा है कि पक्ष विपक्ष दोनों देश की जो उपलब्धियां हैं उन पर एक साथ आके गौरवान्वित होते हैं सत्र में? देखिए, मैं तो ये सराहना जिससे मोदी जी ने सराहना की, निश्चित तौर पर जब मुद्दे ऐसे आते हैं तो देश के लोग खड़े हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से लोगों ने एक अपने दलगत मतभेद छोड़ करके और राष्ट्र की बात की, तो मुझे लगता था कि कम से कम इस सत्र में शुरुआत में, क्योंकि पहली बार मैंने मोदी जी को सुना है, हालांकि जहां वो लगातार विपक्ष की सारी पॉलिटिकल पार्टीज की तारीफ करते आए और विपक्ष की मांगों को भी एक तरह सरकार ने मांग लिया है कि जो जो मुद्दे हैं उन पर बहस होगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर में ये सदन न चलने दिया जो जा रहा है उसका क्या है। ये कोई अच्छा संकेत जनता में नहीं जाएगा। जी रामकृपाल जी, 32 दिन का ये पूरा सत्र है। राजेश, पहले ही दिन आखिर क्या हुआ कि लोकसभा में एलओपी को, विपक्ष नेता को ये कहना पड़ा कि विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है। वो ये कहते हुए बाहर दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी ये कह रही है कि विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है। देखिए, सदन चलता है ऋतु नियमों से, और नियमों का हवाला देकर ही जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में नेता सदन हैं जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने नियमों का हवाला देकर ही यह स्पष्ट तौर पर कहा कि नियम 267 के तहत ही हम चर्चा कर सकते हैं। और सभापति ने जब नियम 267 को ठुकरा कर जब तमाम जो नोटिस दिए गए उसको ठुकराया गया कि इस पर बाकायदा अलग से चर्चा कराई जाएगी, तो फिर ऐसे में सदन के भीतर उठकर किसी भी मुद्दे को हल्के में चर्चा करा देना यह न्याय संगत नहीं है। यह जेपी नड्डा ने तर्क दिया, और शायद यही वजह थी कि विपक्ष को ये रास नहीं आया। लोकसभा के भीतर भी आपने देखा कि लगातार जो है वो मुद्दों को तलाशने की कोशिश की गई, कई मुद्दों को डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। और विपक्ष, हम जानते हैं कि विपक्ष के लोग सर्वदलीय बैठकों में जब पहुंचते हैं ऋतु, तो सर्वदलीय बैठकों में रजामंदी की मुहर लगती है। बीएससी की बैठकों में भी वो रजामंदी की मुहर लगाते हैं और चर्चा कराने से नहीं भागने की बात की जाती है। लेकिन सदन के भीतर आकर उनका नज़ारा जो है वो बदल जाता है, उनका रवैया बदल जाता है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की भी सराहना की। विपक्ष से भी उन्होंने कहा कि भाई कई बार कई मौके ऐसे आते हैं जब लोगों को हाथ मिलाना चाहिए, दिल मिलना चाहिए, और रचनात्मक जो सहयोग है उसकी बात संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जो सर्वदलीय बैठक थी उसके दौरान भी की। हमेशा सत्ता पक्ष की कोशिश होती है कि विपक्ष का रचनात्मक सहयोग लेकर वो फ्लोर मैनेजमेंट कर सदन की कार्रवाई को चलाने की कोशिश करे। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात नहीं मानी जाएगी तो विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं हंगामा कर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करता है। लेकिन उसमें अगर तथ्य हो तो फिर नियम का हवाला देकर सदन की कार्रवाई चल सकती है। लेकिन अगर तथ्यहीन अगर मांग होगी तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष की जो है वो उस मांग को ठुकराते हैं। और शायद यही नज़ारा जो है लोकसभा के भीतर देखने को मिला, और लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से अपने संबोधन के दौरान
विपक्ष समेत अनेक मुद्दों पर पीएम छोटी छोटी बातों में बड़ी बातों का एहसास कराते हैं। जी हाँ, बिल्कुल 18:30 मिनट का प्रधानमंत्री का सत्र शुरू होने से पहले का जो सत्र के बाहर, जी हाँ, सत्र के बाहर जो उनका पूरा संबोधन था उसमें कई ऐसी बातें रही जो देश के गौरव की रही हैं, चाहे वो फिनटेक का क्षेत्र हो, आतंकवाद के मसले पर भारत का कड़ा रुख हो, या फिर अगर नक्सलवाद को खत्म करने की बात हो। रामकृपाल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जब पहलगाम का जिक्र करा, पहलगाम की घटना का, तो उन्होंने निर्दोष पर्यटकों की हत्या के साथ एक नरसंहार शब्द का भी इस्तेमाल करा, जो शायद पहली बार प्रधानमंत्री ने इसे कहा कि यह नरसंहार था जिस तरह से हमला हुआ है भारतीयों पर पहलगाम में। क्या आपको लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का ये कहना सदन के अंदर कि 24 बार वो गिन के आए हैं कि 24 बार ट्रंप ने ये कहा कि मध्यस्थता उनके जरिए हुई है, तो आखिर इस सदन में क्या वो सवाल उठने चाहिए जो जनता के हैं, जो विपक्ष के हैं, या सवाल वो उठने चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसे देश सवाल उठा रहे हैं भारत को लेकर? देखिए, जो भी खड़गे जी कह रहे हैं, सरकार ने ये तो कहा ही नहीं है कि हम किस सवाल का जवाब नहीं देंगे। जब पूरी चर्चा की सरकार ने बात कर ली, और जैसा मैंने कहा कि मोदी जी ने आज अपने 18 मिनट में ही देश ने जो अब तक हासिल किया है, जो तथ्य हैं, कोई हवाई दावा वो नहीं कर रहे थे। अगर आईएलओ ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर ये कहा है कि 90 करोड़ लोग भारत में सोशल सिक्योरिटी के तहत आ चुके हैं, तो ये तो गौरव की बात है कि कम से कम जो तथ्य हम नहीं कह रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह रहे हैं, उसको वो सामने रख रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक जो बेवजह बहुत सारी बातें की गई थी, मुझको लगता है कि अब जो लोग उल जलूल तमाम तरह के आरोप लगा रहे थे, उनको लगता है कि अब वो एक्सपोज होने वाले हैं। ठीक, रामकृपाल जी, पिछला सत्र और इस सत्र को अगर हम देखें तो पिछले सत्र में अडानी का मसला बड़ा था, जिस पे कांग्रेस के साथ कई ऐसी राजनीतिक पार्टियों ने अपने आप को दरकिनार कर लिया था। आज जब ऑपरेशन सिंदूर के मसले को लेकर आए तो एक दिन पहले ही विपक्ष में बिखराव दिखाई दिया, आम आदमी पार्टी ने खुद को अलग कर लिया है। क्या कांग्रेस अब विपक्ष के तौर पर उस इंडी गठबंधन में अब अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है? क्या इसलिए पहले दिन इतना बड़ा हंगामा ऑपरेशन सिंदूर पर, जिस पर सरकार तैयार है चर्चा के लिए? देखिए रितु जी, निश्चित रूप से पहली बात तो ये देख लीजिए कि जो विपक्ष के नेता हैं वो हर उन मौकों पर जहां उन्हें होना चाहिए रहते ही नहीं। सर्वदलीय बैठक में कम से कम उनको जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। चलिए कोई बात नहीं। और उसके पहले जो भी मीडिया में हुआ, जिस तरह से आप पार्टी वॉकआउट कर गई, जिस तरह से टीएमसी ने बिल्कुल अपना रुख एक अलग कर दिया है, ये सबको पता है कि वो वहां पे कहने के लिए केवल एक केवल नाम लेने के लिए इंडिया अलायंस है। हकीकत में जितनी सिर्फ फुटौल है, वो जानते हैं कि सदन में कुछ भी उठेगा उसमें मोदी जी ने जो तथ्य रखे हैं वो सही हैं। ठीक, रामकृपाल जी, अंत में राजेश से जान लेते हैं। राजेश, क्या सदन के भीतर भी विपक्ष में बिखराव दिखाई दिया आज पहले ही दिन? हाँ, देखिए, आम आदमी पार्टी के अलावा अन्य जो पार्टियां थीं वो तो साथ थी, लेकिन आम आदमी पार्टी का साथ नहीं होना ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो संदेश जरूर छोड़ता है। और रही बात कांग्रेस की, तो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में अगर हम ऋतु देखें तो कई मौके इस देश में आए हैं जब देश की जो तमाम सियासी पार्टियां हैं वो कांग्रेस के खिलाफ सत्ता में आई हैं, और कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करके ही ये तमाम लोग जो हैं वो राजनीति में आए और संसद के भीतर और बाहर उन्होंने विरोध किया। लेकिन कई बार जब है भारतीय जनता पार्टी को घेरने के मसले पर कांग्रेस के साथ कई रीजनल पार्टियां जो है वो मजबूरी में उनके साथ जो है वो दिखाई पड़ती रही हैं। लेकिन भीतर जो है, हम अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों की बात करें तो दिल मिले न मिले हाथ मिलाने वाली बात जो है वही दिखाई पड़ती है, क्योंकि जो विचारधारा या बुनियादी जो सवाल हैं वो दोनों के अलग अलग हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो कई बार लालच की स्थिति में दिखाई पड़ती है और क्षेत्रीय दलों को पीछे ढकेलने के लिए जानी जाती है। लिहाजा
कई बार उन्हें मुद्दों के आधार पर समर्थन नहीं मिलता है और यह आने वाले दिनों में यह स्पष्ट हो पाएगा। मॉनसून सत्र से पहले भी ऐसा ही दिखता है राजेश की मुद्दों के आधार पर कई राजनीतिक पार्टियों का समर्थन कांग्रेस को नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। रामकृपाल जी, समय की कमी है, इतनी चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और राजेश आपका भी धन्यवाद। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्रवाई दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर शुरू हुई। प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई बाधित हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से प्रश्नकाल के बाद अपनी बात रखने की बात की, लेकिन हंगामा जारी रहा। इस कारण लोकसभा की कार्रवाई पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर बाद में 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। इस बीच भाजपा सांसद वैजयंत जय पांडा ने आयकर विधेयक 2025 पर बनी सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश की। 5 महीने में समिति ने 36 बैठकें आयोजित कर निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में कर प्रणाली को सरल व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से कुल 285 सिफारिशें दी गई हैं। और मॉनसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा की कार्रवाई की शुरुआत 5 नवनियुक्त सदस्यों की शपथ से हुई। शपथ लेने वालों में असम से AGP के बीरेंद्र प्रसाद वैश्य, BJP के कड़ाद पुरकायस्थ नामित सदस्य डॉक्टर मीनाक्षी जैन, C सदानंद मास्टर और हर्षवर्धन श्रृंगला शामिल रहे। सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जन्मदिन की बधाई दी गई। इसके साथ ही दिवंगत पूर्व सांसदों, पहलगाम आतंकी हमले और अहमदाबाद एयरपोर्ट हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में नियम 267 के तहत 18 नोटिस दिए गए, जिन्हें सभापति ने खारिज कर दिया। इस पर विपक्ष ने आपत्ति जताते हुए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल उठाए। हंगामे के चलते सदन की कार्रवाई 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे कार्रवाई फिर शुरू हुई, जिसके दौरान प्रश्नकाल में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने मंत्रालय से जुड़े सवालों के उत्तर दिए। राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। और संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन उच्च सदन में सभापति जगदीप धनखड़ ने पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया और ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों की वीरता की सराहना की। The tragic and cowardly terrorist attack in Pahalgam on April 22 took innocent lives, deeply wounding our collective conscience. In response, our nation stood united, rallying behind Operation Sindoor to neutralize terrorist hideouts across the border. The resolute bravery of our armed forces, combined with the steadfast solidarity of our people, powerfully reaffirmed our unwavering commitment to protecting the unity and integrity of the Republic. सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर दुख व्यक्त किया। With deep sorrow, I refer to the tragic crash of Air India Flight 171 on 12 June, claiming 240 lives. This heartbreaking tragedy has brought immense grief nationwide. While investigations continue, we mourn this profound loss. On behalf of the House, I offer heartfelt condolences to the bereaved families and to all those affected by this tragedy. पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष के सदस्यों ने लोकसभा में हंगामा किया। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के हंगामे पर कहा कि हम हर विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं, फिर वहां रखिएगा अपनी बात जिस पर भी आप चर्चा चाहते हैं। सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जिस रक्षा से संबंधित जिस विषय पर वो चर्चा चाहते हैं, जितनी भी बड़ी चर्चा चाहते हैं, जितने घंटे की भी चर्चा चाहते हैं, जैसे
हम चर्चा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम घटना पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का शौर्य देखा। खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। नंबर 1 सभापति जी। दूसरा, इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि आज दिन तक आजादी के बाद इस तरीके का ऑपरेशन नहीं हुआ जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि ड्रीमलाइनर 787 विमान दुर्घटना से संबंधित जांच अभी जारी है। उन्होंने कहा कि इस विषय में संपूर्ण जांच पूरी होने के बाद उसे सदन के सामने रखा जाएगा और इस जांच के आधार पर देश में सुरक्षा मानकों को और ज्यादा प्रभावी बनाया जाएगा। What we have done, what the AIB has done, in fact, through the preliminary report, is to kind of address what happened. Based on the facts it found out in the CVR, based on the facts it found out from the FDR, and only the facts that it was able to determine were mentioned in the preliminary report. And to come out with the suggestions or to come out with the exact cause of what happened and to come out with the further future action on it can be the Boeing 787 or the series or the fuel switches and many things which have come under question, or the avionics which you have also mentioned in your question. To have a definitive answer and a definitive future correction measures, we have to look at the final reports. राज्यसभा में नागर विमानन मंत्री ने बताया कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना के बाद सरकार ने सुरक्षा से संबंधित एक उच्च स्तरीय समिति का गठन कर गृह सचिव की अध्यक्षता में किया है। इस समिति का गठन और ये समिति भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों में नागर विमानन से संबंधित सुरक्षा मानकों का अध्ययन कर रही है और 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी। After the incident itself, one aircraft investigation bureau, they are running the investigative process into finding out how and why the incident happened. And on the other side, overlooking in a holistic approach on the safety measures and what can be done further. Because not only within the country, we are also trying to study other countries across the world where there might be better safety measures in their own countries. So we have also formed a high-level committee under the chairmanship of Home Secretary, and all important people from the aviation are also participating in it, and they are calling people from multiple sectors who are necessary to give more suggestions regarding this. And it is an ongoing process, sir. It was formed right after the incident, and it has got a timeline of 3 months so that they can have multiple meetings within this. केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि पटना से सऊदी के लिए कई सीधी उड़ानें हैं और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है कि पटना से अन्य जगहों के लिए कहां-कहां और कैसे उड़ानों की संख्या को बढ़ाया जाए। Survey say to Dammam, which is in Saudi Arabia, Patna people traveling to Dammam is approximately 582 seats per week. And if you look at Dubai, it is 481 seats per week. And usually we take this 186-seater Airbus to travel to these destinations. And if you look at 580 or 480 seats that are traveling from Patna to these locations, it is translating into 3 flights per week. We are doing the study also on how many people, because so that it becomes easier to convince the private airline operators also to operate these sectors. And in fact, the operators also do their own surveys because they are also in the intention to connect more areas, to connect new routes. So definitely this is also under consideration, and we will support from our side also so that this survey or the viability is thoroughly being addressed. और खबरों में आगे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार किया। वकील मैथ्यू नेदुम्पुरा ने सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा था।
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर लोकसभा के 100 से ज्यादा सांसद पहले ही हस्ताक्षर कर चुके हैं। गौरतलब है, जस्टिस वर्मा के दिल्ली के सरकारी आवास से जली हुई नकदी मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने जस्टिस वर्मा के घर नकदी की पुष्टि की थी और उनकी सफाई से समिति संतुष्ट नहीं थी। उधर बिहार विधानसभा मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। राज्य में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में यह सत्र मौजूदा विधानसभा का अंतिम और खास होने वाला है। पहले दिन वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा पटल पर अनुपूरक बजट पेश किया। इस बार 57,946 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पेश किया गया है। ये वित्तीय वर्ष 2025-26 का प्रथम अनुपूरक बजट है। इसमें सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर सबसे अधिक राशि की व्यवस्था है। अनुपूरक बजट के बाद शोक प्रस्ताव के साथ विधानसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। इस सत्र में नीतीश सरकार मतदाताओं को लुभाने के लिए कई विधेयक ला सकती है। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू होकर 25 जुलाई तक चलेगा। हालांकि विधानसभा के पहले दिन विपक्ष ने परिसर में जमकर हंगामा किया। सत्र के पहले दिन कांग्रेस की तरफ से कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष के संबोधन के दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। अख्तरुल इमाम बेल में पहुंचकर नारेबाजी करने लगे। राजद, कांग्रेस, वामपंथी दल के सदस्य अपनी सीट पर ही खड़े होकर नारेबाजी करते रहे। वहीं भाजपा नेता संजय सारावगी ने विपक्ष को घेरते हुए कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये आगामी चुनाव में हार को लेकर हताश दिख रहे हैं। चुनाव आयोग पर कभी उंगली उठाना। अभी मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य हो रहा है। 95% से ज्यादा आंकड़े आ गए हैं, तो उजुल फुजुल बोलते हैं। ये जीत गए चुनाव तो ईवीएम ठीक है, हार गए ईवीएम खराब है। गैर कानूनी गड़बड़ करते हैं तो ईडी रेड करेगी। सुप्रीम कोर्ट में अगर इनके पक्ष में आ गया आदेश तो उच्चतम न्यायालय ठीक है, और अगर इनके पक्ष में नहीं आया तो उच्चतम न्यायालय खराब है। बिहार में मतदाता सूची से संबंधित विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान का काम काफी तेजी से चल रहा है। अब जबकि अभियान में केवल 5 दिन बाकी हैं, ऐसे में अब तक गणना फॉर्म न भरने वाले एक मतदाताओं की चुनाव आयोग ने तलाश तेज कर दी है। अभी लगभग 41 लाख लोगों का मतदाता पुनरीक्षण फॉर्म भरना बाकी है। इनमें से जो लोग काम धंधे के सिलसिले में घरों से अस्थायी रूप से बाहर हैं, उनसे मोबाइल फोन या फिर परिचितों के जरिए संपर्क साधा जा रहा है। साथ ही उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसा भी न कर पाने की स्थिति में उन्हें मोबाइल फोन पर जरूरी दस्तावेज, फोटो और हस्ताक्षर आदि मंगाकर उन्हें भरने का काम भी किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने मतदाताओं को एक और बड़ा तोहफा दिया है। मतदान करने में परेशानी न हो, इसलिए चुनाव आयोग ने बिहार में 12,817 नए बूथ का भी निर्माण किया है। इस बीच बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने देश की 35 राजनीतिक पार्टियों को पत्र लिखकर मतदाता पुनरीक्षण के विरोध में उनका समर्थन मांगा है। और बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण पर मचे बवाल पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधा। केंद्रीय मंत्री ने गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान पर विपक्ष की आपत्तियों पर प्रतिक्रिया दी है। संसद परिसर में सोमवार को केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नियमों के अनुसार चुनाव में भारत के लोगों को ही मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। विपक्ष बिहार चुनाव को लेकर सिर्फ राजनीति कर रहा है। वे लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वोटर लिस्ट में बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों की बात विपक्ष उठाकर उसे हाय तौबा मचाने की कोशिश कर रहा है, गिरिराज सिंह कैसे देखते हैं? मैं देखता हूं कि ये लोग संवैधानिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। चुनाव आयोग का सीधा है कि जो भारत का नागरिक होगा उसे वोट देने का अधिकार है। तो जो यही तो पूछ रहे हैं, अगर आप नागरिक हैं तो बता दो नागरिक हैं, फर्जी हो तो हटो, यही तो कह रहा है। तो ये फर्जी के लिए, बांग्लादेशियों के लिए
रोहिंग्या के लिए अगर हाय तौबा मचा रहे हैं तो हाय तौबा मचाएं। तो क्या लगता है कि ये जो आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव होने हैं उसको ध्यान में रखकर सियासी हित साधने की कोशिश? और क्या, ये वोट की राजनीति कर रहे हैं और वो वोट भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी के लिए। वोट की सियासत की जा रही है वोटर लिस्ट के मसले पर, यह कहना है देश के फायर ब्रांड लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का, जो डीडी न्यूज से अभी एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन एसपी दुबे के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने साल 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराने वाले विशेष अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ मामला साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। आपको बता दें कि विशेष अदालत ने दोषियों को मृत्युदंड और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। ये फैसला न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ ने दिया था। ये फैसला उस आतंकवादी हमले के 19 साल बाद आया है जिसने मुंबई के पश्चिमी रेलवे नेटवर्क को हिलाकर रख दिया था। हमले में करीब 180 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि आप अदालत को सियासत में मत घसीटिए, यह आपकी राजनीतिक लड़ाई है, आप इसे कोर्ट के बजाय दूसरी जगह लड़िए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के अनुरोध पर सुनवाई को 4 हफ्ते के लिए टाल भी दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने सुनवाई टालने का आग्रह करते हुए कहा कि हमने अवमानना का मुकदमा दायर करने के लिए अटॉर्नी जनरल को लिखा है और उनकी सहमति का इंतजार है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में किसी के खिलाफ अवमानना का मुकदमा दायर करने के लिए एजी की पूर्व सहमति जरूरी होती है। आत्मदीप नाम की संस्था की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने करप्शन के मद्देनजर शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला दिया था, लेकिन ममता सरकार इस फैसले की अवहेलना कर रही है। याचिका में कहा गया है कि 7 अप्रैल को दिए अपने भाषण में ममता बनर्जी ने कई ऐसी बातें कही जो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को कम करने वाली है। साथ ही ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धता बताते हुए पद से हटाए ग्रुप सी और ग्रुप डी के स्टाफर को मासिक वेतन देने की पॉलिसी भी बनाई है। आईआईटी खड़गपुर के इंजीनियरिंग छात्र और शारदा विश्वविद्यालय के डेंटल छात्र द्वारा खुदकुशी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए दोनों संस्थानों से रिपोर्ट मांगी है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में कुछ तो गड़बड़ है, जिसके कारण छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं। ये दुखद है कि हफ्ते के पहले ही दिन की शुरुआत ऐसी खबर से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर इन मामलों में समय पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालयों को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी। उधर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में पुलिस ने नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के अध्यक्ष उदित प्रधान को 19 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्रा से कथित दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस आयुक्तालय के मुताबिक पीड़िता की शिकायत के आधार पर मंचेश्वर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई और आरोपी उदित प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस घटना के बाद राज्य में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बढ़ गए हैं। पश्चिम बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर प्रहार करते हुए लिखा कि ये पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं में मौजूद दरिंदों को कब तक बचाती रहेंगी। जवाबदेही तय होने से पहले और कितनी युवतियों को कष्ट सहना पड़ेगा। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं।
अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में नदी नाले उफान पर हैं। मंडी में बीती रात से ही बारिश हो रही है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण कई जिलों में सड़कें बाधित है, विशेषकर मंडी और कुल्लू जिलों में इसका असर देखा गया है। यहां 142 सड़कें अवरुद्ध हैं। मनाली दिल्ली राजमार्ग पर मंडी से पहले भूस्खलन के कारण एक तरफ से ही गाड़ियों को निकाला जा रहा है। इसी तरह भूस्खलन के कारण NH 305 और NH 707 में भी जगह जगह मार्ग अवरुद्ध है। राज्य की राजधानी शिमला में भी बीती रात से भारी बारिश के कारण लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में तेज बारिश और संबंधित मामलों में अब तक कुल 166 मौतें हुई हैं। इनमें 132 लोगों ने बारिश से संबंधित हादसों में और 34 लोगों ने सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवाई है। 26 पावर ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं। खासतौर पर मंडी, कुल्लू, सिरमौर में 40 जल आपूर्ति योजनाएं ठप पड़ी हैं। कई बिजली परियोजनाओं ने डैम से पानी छोड़ने का अलर्ट जारी किया है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को नदी नालों के किनारे न जाने की सलाह दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने राज्य में बुधवार तक बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और मरम्मत कार्य लगातार जारी है। उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसे देखते हुए राज्य के 4 जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों और विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। प्रदेश की राजधानी देहरादून में बीती रात से तेज बारिश जारी है। नैनीताल समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भारी से अत्यंत भारी बारिश की संभावना के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है। छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए नैनीताल जिले के सरकारी और निजी विद्यालय बंद रहेंगे। चंपावत जिले में रात भर बारिश रही, अभी भी इलाके में हल्की बारिश जारी है। चंपावत प्रशासन ने जिले के मैदानी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी और विद्यालयों में अवकाश घोषित किया है। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार, लैंसडाउन, सतपुली सहित पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है और जिसके कारण लोगों का जीवन ठप पड़ गया है। सुबह से ही लगातार रिमझिम बारिश हो रही है। पहाड़ों पर कोहरा छाया हुआ है। अल्मोड़ा में रात से लगातार बारिश हो रही है। बागेश्वर में भी रात से रिमझिम बारिश हो रही है। वहीं कपकोट तहसील क्षेत्र में तेज बारिश होने से सरयू नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बारिश से कपकोट पिंडारी मोटरमार्ग कई जगहों पर ध्वस्त हो गया है। मौसम विभाग ने 22 जुलाई को देहरादून और उत्तरकाशी जिलों में बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। और आज सावन के दूसरे सोमवार के साथ साथ एकादशी तिथि भी है। इस अवसर पर महादेव की नगरी देवघर में भक्तों की भक्ति देखते ही बन रही है। सुबह 3 बजे से ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सबसे पहले मुख्य पुजारी ने पूजा की। इसके पश्चात सुबह 4 बजे से आम श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल अर्पण शुरू कर दिया। बाबा बैद्यनाथ मंदिर के पुरोहित ने बताया कि आज शुभ तिथि होने के कारण जल अर्पण के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। 8 सालों से आ रहे हैं हम तो, और बहुत ज़बरदस्त आस्था है हमारी। जब भी आते हैं बहुत अच्छा बाबा का दर्शन होता है हमको। थोड़ी तकलीफ जरूर होती है लेकिन अच्छा लगता है। जल चढ़ाने के बाद ऐसा महसूस होता है कि पूरे शरीर की थकान दूर हो गई है। श्रावण मास का द्वितीय सोमवारी है। श्रावण मास यूँ तो अपने आप में शिवोपासना का सबसे महत्वपूर्ण महीना रहता है और पूरे मास में कभी भी बम 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 जय शिव जय बैद्यनाथ हर हर महादेव का उच्चारण करने से शिवोपासना का और शिव आशीर्वाद का पूरा फल मिल जाता है। बाबा पर अटूट असीम कृपा है, असीम विश्वास है और कुछ नहीं। कंटिन्यू आ रहे हैं तब फिर कहने का बात है। जब तक चलित रहेगा तो तब तक आते रहेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है कि द्वितीय और तृतीय सोमवारी में ज़्यादा श्रद्धालु की संख्या रहती है। पिछले सोमवारी को ये संख्या 2.5 लाख थी। इस साल जो एक्सपेक्टेड है वो 3 लाख है। इसके लिए साथ ही हम लोगों ने मैनेज करने के लिए हमारे डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस के साथ में हमारा जो रैपिड एक्शन फोर्स है और इसकी डिप्लॉयमेंट कराई है।
और साथ ही हमारे जो SDRF है और NDRF है, इनकी भी टीम यहाँ पे प्रतिनियुक्त है ताकि किसी मेडिकल एक्सीजेंसी के केस में सेफली इवैक्यूएट किया जा सके। साथ ही हम लोगों ने ये प्रावधान किया है कि हमारा जैसे मेन एंट्री पॉइंट जो रहता है वो शिवराम झा चौक है, वहाँ पे 4 क्यू में लोग आते हैं, वहाँ पे हम लोगों ने एक एडिशनल बैरिकेडिंग से एक क्यू बनाया है ताकि एक एक्स्ट्रा लाइन में ज़्यादा संख्या में लोग आ सकें। और चूँकि मंदिर खुलने और बंद होने का एक निश्चित समय है, तो ज़्यादा लोग को उस पर्टिकुलर समय में कैसे रेगुलेट कर सकें। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कावड़ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कावड़ मार्ग पर RAF बल तैनात किया गया है। यात्रा मार्गों पर निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इसमें CCTV कैमरे और रियल टाइम निगरानी के लिए ड्रोन शामिल हैं। ये सब सुनिश्चित करने के लिए किया जा रहा है कि कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न हो। और मीडिया प्राइम में अब बारी है खेल की खबरों के लिए, और खेल की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारे साथी सुचित्रा जी। सुचित्रा, क्या खबरें आज बड़ी खेल के जगत से? शुक्रिया ऋतु। शुरुआत करते हैं शतरंज से। आई एक अच्छी खबर के साथ। भारत की कोनेरू हम्पी ने FIDE महिला विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। हम्पी इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय हैं। क्वार्टर फाइनल में हम्पी ने चीन की युगिन सॉन्ग को मात दी। हम्पी से पहले कोई भी भारतीय इस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में नहीं पहुंचा था। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में आज 2 भारतीय खिलाड़ी दिव्या देशमुख और हरिका द्रोणवल्ली टाई ब्रेक मुकाबला खेलेंगी। अंतिम 8 के मुकाबले में इन दोनों के बीच क्लासिकल गेम ड्रॉ रहा था। ये टाई ब्रेक मुकाबला भारतीय समय के अनुसार आज शाम 4:35 पर शुरू होगा। तो कोनेरू हम्पी सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं। वहीं ये जो दोनों खिलाड़ी हैं दिव्या और डी हरिका आज क्वार्टर फाइनल का टाई ब्रेक खेलेंगी और इन दोनों में से भी कोई एक सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। वहीं भारत की आर वैशाली को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी टैन जोंग यी के हाथों मात मिली। इस प्रतियोगिता में भारत की 4 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंची थी। भारत पहला देश बना जिसकी 4 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। अब बात करते हैं क्रिकेट की। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट की शुरुआत से पहले भारतीय क्रिकेट टीम को झटका लगा है। टीम के 2 खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी और अर्शदीप सिंह घायल हो गए हैं। ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी इस सीरीज से ही बाहर हो गए हैं। उनके बाएं घुटने में चोट लगी है। वे अब भारत वापस आएंगे। वहीं तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी चौथे टेस्ट में नहीं खेल पाएंगे। गुरुवार को बेकनहैम में अभ्यास सत्र के दौरान अर्शदीप सिंह को बाएं हाथ के अंगूठे में चोट लग गई थी। मेडिकल टीम उन पर नजर बनाए हुए है। खबरों के मुताबिक आकाशदीप का भी चौथे टेस्ट में खेलना मुश्किल लग रहा है। आकाशदीप को ग्रोइन इंजरी हो गई है। चयनकर्ताओं ने हरियाणा के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज को टेस्ट सीरीज के आखिरी 2 टेस्ट के लिए टीम में शामिल किया है। वे टीम के साथ मैनचेस्टर में जुड़ चुके हैं। चौथा टेस्ट 23 जुलाई से ओल्ड ट्रैफर्ड में खेला जाएगा। भारत के लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने पुर्तगाल में आयोजित एथलेटिक मीट में जीत दर्ज की। मुरली ने 7.75 मीटर की जंप के साथ जीत दर्ज करने में कामयाबी पाई। ये विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज लेवल मीट थी। श्रीशंकर पिछले साल अप्रैल में घुटने में लगी चोट के बाद से लंबे समय से ट्रैक से दूर थे। वे पेरिस ओलंपिक में भी हिस्सा नहीं ले पाए थे। भारत ने थाईलैंड में आयोजित एशियन अंडर 16 पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने तीसरे स्थान के लिए हुए एक रोमांचक मुकाबले में जापान को 3-2 से मात दी। पोडियम फिनिश के साथ ही भारत ने अंडर 16 विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। तो ये थी इस वक्त की खेल से जुड़ी कुछ प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं ऋतु के पास। बहुत धन्यवाद सुचित्रा इन तमाम खबरों के लिए। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। DD न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।